हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है समानता। ये जो थर्ड चैप्टर है वो राजनीति सिद्धांत की बुक का है। तो हम जानेंगे कि समानता, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि समानता क्या होती है, समानता के राजनीतिक और हमारे नैतिक आदर्श के बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए, समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयाम क्या होते हैं, हम किस प्रकार से समानता की ओर बढ़ सकते हैं, और हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम जो समाज में फैली हुई असमानता है उसको न्यूनतम कर सकते हैं, यानी कम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समानता क्या होती है। तो समानता के अनुसार हर एक मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य होता है। सभी धर्मों के अनुसार वो एक समान है, उसे किसी भी जन्म, रंग, लिंग, भेद, नस्ल, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए उसके साथ। विश्व के लगभग सभी देशों ने इस समानता का जो विषय है इसको स्वीकार किया है। फिर भी अगर हम समाज के चारों ओर देखें तो हमें ये नज़र आता है कि समानता बहुत अधिक मात्रा में फैली हुई है। कैसे? तो आप देखेंगे कि एक तरफ जो एकदम हाई फाई क्लासेस घर होते हैं, मतलब हाई रेजिडेंशियल एरिया होते हैं, एक तरफ अच्छे शानदार आवास होते हैं, और दूसरी तरफ हमें झोपड़पट्टियाँ नज़र आती है। एक तरफ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर एयर कंडीशंस है, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ है सारी, और एक तरफ ऐसे विद्यालय भी नज़र आते हैं जहाँ पर आपका पीने का पानी और शौचालय की जो सुविधा होती है ये भी दुर्लभ होती है। एक तरफ हमें अन्न की बर्बादी नज़र आती है तो दूसरी तरफ हमें भुखमरी नज़र आती है। तो एक डाटा के हिसाब से, एक आंकड़े के हिसाब से विश्व के सबसे 50 धनी लोग, सिर्फ 50 धनी लोग विश्व के सबसे 40 करोड़ निर्धन लोग से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो इस प्रकार से आय की भी असमानता फैली है। तो आप देख सकते हैं कि हम जो एक ऐसी कठिन दुनिया में रहते हैं जहां असमानता जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। विश्व की बात छोड़ दें, अगर हम अपने घरों की ओर देखें तो हमें मालूम चलता है कि जो बेटे की शिक्षा पर, यानी पुत्र की शिक्षा पर जो है परिवार ज़्यादा पैसा खर्च करता है, उसकी सुविधाओं को ज़्यादा ध्यान देता है, जबकि अपने घर की बेटियों पर वो उतना इन्वेस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो असमानता भारी नहीं, सिर्फ हमारे परिवार के अंदर भी कभी कभार हमें देखने को मिल जाती है। जब इतनी असमानता फैली हुई है तो समानता का अर्थ क्या है? तो समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी मनुष्य के साथ सभी परिस्थितियों में एक समान व्यवहार किया जाए, क्योंकि समाज में जो है, समाज आगे बढ़े इसके लिए क्या है, समाज में कार्यों का बंटवारा होता है, कार्य का विभाजन किया जाता है। हर एक व्यक्ति अलग अलग काम करता है, अलग अलग प्रोफेशन में रहता है, तो वो उसके हिसाब से पैसा भी कमाता है, उसका लाभ भी मिलता है, उसके कार्य की वैल्यू भी होती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो काफ़ी ज़्यादा जिसको सम्मान मिलता है। तो अगर हम पीएम या सीएम का एग्जाम्पल लें तो उसको विशेष दर्जा और विशेष सम्मान मिलता है। तो क्या ये असमानता है कि उसको विशेष सम्मान मिलता है, हमें नहीं मिलता? ये असमानता नहीं है, क्योंकि उसको जो विशेष सम्मान मिला है वो उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता पर दिया गया है, ना कि उसके जन्म पर। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि क्योंकि अनेक बार क्या होता है, देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि अनेक प्रकार के लोगों के साथ उनके जन्म के, उनकी नस्ल, उनकी जाति या धर्म के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है, उनके साथ एक अलग व्यवहार किया जाता है। तो हम इस प्रकार की जो असमानता का जो आधार है इसको हम अस्वीकार करते हैं। किसी को उसकी काबिलियत और उसकी योग्यता पर विशेष सम्मान देना ये समानता के खिलाफ नहीं है। तो समानता का अर्थ सिर्फ ये है कि हमें जो अवसर मिले और या फिर हमारे साथ जैसा व्यवहार किया जाता हो वो हमारी सामाजिक परिस्थितियों, हमारी जाति, रंग, नस्ल, भेद इस पर आधारित ना हो। अब हम बात करेंगे अवसरों की समानता की। तो अवसरों की समानता से मतलब ये है कि सभी मनुष्य को अपनी प्रतिभा और अपना विकास करने के लिए, अपनी योग्यता का विकास करने के लिए उसको समान अवसर उपलब्ध हो और समान अधिकार उपलब्ध हो। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो क्षमता है और आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं और कोई दूसरा भी उसी फील्ड में जाना चाहता है, तो आप दोनों को समान अवसर दिए जाएं कि आप उस फील्ड में बेहतर कर पाएँ। ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति को उसके खास स्टेटस होने की वजह से उसको प्राथमिकता दे दी जाए। जैसे अगर मान लो कि आप एक स्कूल में दाखिला लेने जाते हो, एक मंत्री का बेटा है और एक आप हो, एक नागरिक, दोनों नागरिक हैं, ठीक है। अगर और समानता का जो अधिकार है या फिर जो अवसर की समानता यह कहती है कि चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो, किसी का पुत्र हो, चाहे आप एक गरीब घर के नागरिक हो, आप दोनों को किसी विद्यालय में जो दाखिला पाने का एक समान अवसर दिया जाए, तो इसे अवसर की समानता कहते हैं, जहाँ पर आप अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा को शो करते हुए जो है आप बराबर का अधिकार पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे
दो प्रकार की असमानताओं की, एक होती है प्राकृतिक असमानता और दूसरी होती है समाज जनित असमानता। प्राकृतिक असमानता वह असमानता हमें लगती है जो प्राकृतिक रूप से समाज में विद्यमान है, जो ऐसा लगता है कि जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे कि आपकी हमारी शक्ल जो है, सूरत जो है थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी मतलब कि अलग है, सबकी अपनी अपनी शक्ल अलग अलग होती है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई फेयर कॉम्प्लिकेशन मतलब कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो इस हिसाब से कोई दिव्यांग है, कोई स्वस्थ है ना। तो हर एक प्रकार की वैरायटी पाई जाती है समाज के अंदर, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं। तो ये जो असमानता है ये प्राकृतिक असमानता है जिसको हम क्रिएट नहीं करते हैं। दूसरा जो असमानता का स्वरूप है वो है आपका समाज जनित असमानता है। समाज जनित असमानता क्या होती है? तो समाज ये कब उत्पन्न होती है? जब समाज जो है वो अवसरों की असमानता तय कर देता है। वो किसी कम्युनिटी को कह देता, मतलब किसी कम्युनिटी के प्रति ये धारणा बना लेता है कि ये कम्युनिटी जो है ये इसी कार्य करने के योग्य है, ठीक है। और किसी कम्युनिटी के लिए वो दूसरा नियम तय कर देता है। मतलब जहाँ पर जो समाज है वो अवसरों की असमानता रखता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं उदाहरण स्वरूप, जैसे कि अगर कोई शारीरिक श्रम करता है, यानी जो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, चलो भले वो रिक्शा चला रहा हो, और दूसरा व्यक्ति कोई ऑफिस में काम कर रहा है, दोनों के लाभ अलग अलग होते हैं। लेकिन समाज जनित असमानता के अंतर्गत हम जो हैं, जो व्यक्ति ऑफिस में ज़्यादा जो ऑफिस में ज़्यादा काम कमाता है, जिसकी बुद्धि ज़्यादा तेज़ है, हम क्या करते हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसका सम्मान, उसका दर्जा अधिक होता है उसके मुकाबले जो रिक्शा चलाता है या फिर जो दूसरा कोई व्यक्ति है जो दूसरा काम करता है, जो शारीरिक श्रम का काम करता है। तो ये जो असमानता है, ये असमानता जो है ये समाज जनित असमानता है। तो इसको हमें दूर करने की आवश्यकता होती है। इन दोनों में जो फ़र्क काफ़ी बारीकी है, तो इसके लिए आपको इसको ध्यान से सुनना ही चाहिए। अब हम इन दोनों में फ़र्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ जो असमानताएं हैं वो है तो सामाजिक असमानता है, लेकिन क्योंकि वो लंबे काल से चली आ रही है तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो प्राकृतिक असमानता है। समझाता हूँ, जैसे कि आपका महिलाओं को आदिकाल से क्या माना जाता था? अबला माना जाता था, उनको कम बुद्धि वाला माना जाता था पुरुषों के मुकाबले। तो इसलिए उस वक्त ये धारणा थी कि महिलाओं को बराबर का अधिकार देना न्याय संगत नहीं है। जबकि ऐसा तो अभी हम आधुनिक काल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पहला ऐसा नहीं था। पहले महिलाओं को कम बुद्धि का समझा जाता था। तो ये सब तो थी, ये प्राकृतिक असमानता लगने लग गई थी, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? समाज जनित असमानता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो लोग शासन कर रहे थे उन लोगों के ऊपर, जब दक्षिण अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन था, यानी किसी दूसरे देश का शासन था, तो वहाँ वो जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को शारीरिक श्रम में, संगीत गायन वादन में, इन सब में बेहतर मानते थे, उनको वो कम बुद्धि का मानते थे। तो ये सारी चीज़ें उनकी जो धारणा बन गई थी कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो होते हैं वो कम बुद्धि के होते हैं, वो खाली शारीरिक श्रम में अच्छे होते हैं, वो मेहनत वाला जो काम होता है जो शारीरिक श्रम से किया जा सकता है वही अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो समाज जनित असमानता है और प्राकृतिक असमानता है, आप इसके बारे में ध्यान से थोड़ा सोचिए, आपको पता लगेगा। अब जब सोसाइटी को देखेंगे किस प्रकार से जो है हमारे बीच में कि कुछ प्राकृतिक असमानता के अलावा कुछ समाज जनित ऐसी असमानताएं थी जिनको हम प्राकृतिक असमानता मान चुके होते हैं। क्योंकि अगर एक ही झूठ को अगर 10,000 बार बोल दिया जाए तो वो एक बार सच, वो मतलब ऐसा लगता है कि सच सा लगता है। अगर हम एक ही झूठ को 10 लोगों से 10 बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज़ वास्तव में है। और ये कास्टिज्म में ज़्यादा दिखाई देता है, अधिकतर बिहार उत्तर प्रदेश के वहाँ पर आप देखोगे तो पता लगेगा आपको। आप अगर वहाँ के वासी होगे तो आप जानते ही होंगे। प्राकृतिक असमानता को कुछ हद तक जो हमारे विज्ञान और तकनीक ने, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह ने इसको कम कर दिया है। कैसे कम कर दिया है? तो देखो, पहियादार कुर्सी, जो लोग पहले विकलांग दिव्यांग थे उनके लिए पहियादार कुर्सी आ गई है, और जो मशीनी वाले पैर होते हैं, उन्होंने जो भी बोलते हैं, तो ये सब जो आगे क्या हुआ है, इससे क्या परिवर्तन हुआ है इससे। तो जो लोग पहले एकदम दिव्यांग थे, जो मतलब बिल्कुल जो खुद को शारीरिक अक्षम समझते थे, जो उनको लगता था कि वो यहाँ से फॉरवर्ड नहीं जा पाएंगे, है ना, या किसी और के सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो विज्ञान और तकनीक ने भी क्या किया है कि इसमें थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन कर दी है, ताकि जो व्यक्ति किसी प्रकार से यदि वो विकलांग है तो वो जो है साइंस और विज्ञान के माध्यम से, है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपनी शारीरिक अक्षमता को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो ये अभी तक हमने समझा अवसर की समानता, प्राकृतिक समानता और प्राकृतिक असमानता और समाज जनित असमानता। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में, समानताओं के बारे में।
तो सबसे पहले हमारे पास आती है तीनों असमानताओं में राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता से मतलब हमारा ये है कि लोकतांत्रिक समाज में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान अधिकार दिया जाता है। जैसे कि आपको कहीं पर घूमने का अधिकार है, कहीं आने जाने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी जो आपके मन में है, जो आपके विचारधारा है किसी के प्रति आप उसको बता सकते हो। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। बाकी ये सभी अधिकार जो है राजनीतिक असमानता में शामिल होते हैं, राजनीतिक समानता में शामिल होते हैं। और यह अधिकार ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति या फिर एक नागरिक अपने व्यक्तित्व का, अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है। ये सारे अधिकार जो है हमें संविधान देता है औपचारिक रूप से। क्यों मैंने कहा कि औपचारिक रूप से? क्योंकि संविधान तो हमें ये अधिकार देता है, लेकिन समाज में इस प्रकार के अधिकारों को हम देखें कि पूरी तरह से विद्यमान है ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमें अवसरों की समानता में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। अगले जो हमारे पास समानता है वो है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से मतलब हमारा ये है कि समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समुदायों व लोगों के पास इन साधनों व अवसरों को पाने का बराबर और उचित अवसर हो। जैसे कि अगर कोई वस्तु है, कोई भी संसाधन है, तो उस संसाधन तक पहुंचने के लिए मान लो कि आपको कोई ज़मीन, कोई वस्तु, कोई एडमिशन या कुछ भी हो, कोई भी संसाधन हो, कोई भी रिसोर्स हो, उस रिसोर्स तक पहुंचने के लिए आपके पास जितना अधिकार या जितना अवसर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, किसी दूसरे नागरिक को दिया जाता है, उतना ही अवसर आपको भी मिले। तो इसको हम कहते हैं कि हम समाज में जो है सोसाइटी के अंदर समानता है ना, तो आपको बराबर का अधिकार मिले, अवसर की समानता मिले हर चीज़ में, है ना। और इसके अलावा इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सोसाइटी है जो एक तरफ जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता दिखाई देती है। एक तरफ ऐसे लोग रहते हैं जैसे जो कि बहुत ज़्यादा अमीर नज़र आते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग रहते हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि वो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, फिर काफ़ी गरीब लोग होते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम समानता कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो इनमें समानता स्थापित करने के लिए क्या चाहिए कि जो लोग उस मतलब अपने मनोवांछित संसाधन तक पहुंचने के लिए उनको सरकार क्या क्या दे? एक तो पर्याप्त शिक्षा का अवसर दे, है ना। एक न्यूनतम वेतन यानी सबसे कम जो सैलरी हो उसको डिसाइड कर दे कि हाँ किसी व्यक्ति को इससे कम सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा स्वास्थ्य की गारंटी दे। अगर ये सारी चीज़ें सरकार देती हैं तो फिर क्या होता है कि हम जो है आगे, या फिर कोई भी जो व्यक्ति जो मिडिल क्लास का से बिलोंग करता है, जो संघर्ष कर रहा होता है, वो उसको थोड़ी हेल्प हो जाती है और वो अपने संघर्ष के माध्यम से अपने प्रतिभा और अपने बल के, अपने बुद्धि पर और अपने जो भी उसकी योग्यता है, उस योग्यता के बल पर वो उस संसाधन तक पहुंच सकता है जिस संसाधन की वो इच्छा करता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो सामाजिक समानता है कभी हर बार सरकार से शुरू नहीं होती है, यानी सरकारी कारण नहीं कि सरकारी सब कुछ करेगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इस सामाजिक समानता में जो असमानता का मिलावट होती है वो समाज भी करता है। समाज कैसे करता है? तो समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो किसी समाज के किसी विशेष समूह को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हम उदाहरण के तौर पर अगर हम औरतों को ले लें तो औरतों के कुछ किसी गतिविधि में शामिल ना होने की पाबंदी होती है, उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसकी पाबंदी लगा देते हैं कुछ समाज के कुछ वर्ग, है ना। और उसके अलावा औरतों के लिए जो बेहतर रोजगार सुविधा, अगर कहीं वो रोजगार वगैरह करती हैं तो उनकी सैलरी और एक एट द सेम डेजिग्नेशन, मतलब उसी प्लेस पर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, उनमें भी सैलरी, उनकी जो वेतन है उनके अंदर भी डिफरेंस दिखाई देता है। आप देखेंगे कि थोड़ी सी इंसिक्योरेंस भी रहती है कि जो भी महिला, जो भी औरतें हैं जो बाहर काम करती है, उनको सरकार को चाहिए कि, समाज को चाहिए कि उसको जो है वो बराबर समानता का अवसर दे, समानता की जो है वो विचारधारा के अंतर्गत उसको उस दृष्टि से देखें और उसके किसी भी जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, उस पर पाबंदी ना लगाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें समाज ही रोक देता है ऐसा करने से, केवल सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। सरकार अभी भी जो है ऐसा हमें कई सारे अवसर देती है ना। आप अगर दिल्ली के, जैसे कि मैं अभी दिल्ली में रहता हूं, तो यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे शिक्षा के जो प्रबंध है काफ़ी अच्छा किया गया है। तो सरकार जो है अपना कर्तव्य कर रही है, बस ज़रूरत क्या है कि हम और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में इस प्रकार की जो विचारधारा है, किसी जो संकुचित दृष्टिकोण है, उसको हम छोड़ें और आगे बढ़ें। हमारे पास जो अगली जो असमानता है या समानता है वो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या है? देखो, तो हमें पता है कि जो समाज है, हमारा सोसाइटी जो है, दो बड़े बड़े वर्गों में बटा हुआ है।
एक तरफ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, जिनके पास संसाधन की बहुत ज़्यादा अधिकता है, मतलब उनके पास बहुत अधिक संसाधन है ना, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो गरीब की काफ़ी गरीब है आप कह सकते हैं, उनके पास संसाधन ना के बराबर है या ऐसे संसाधन भी नहीं है जिससे वो अपनी जीविका चला सके। तो ये एक ऐसी गहरी खाई है, ठीक है। तो इसके इसी जो ये जो है ना आर्थिक असमानता, इसी की वजह से क्या होता है कि एक बड़ा गैप बन जाता है। आप अगर आकलन करोगे कि कितने लोग जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, अगर आप उन संख्याओं को देखें तो आपको मालूम चल जाएगा कितने लोग गरीब होते हैं। और जो लोग अमीर होते हैं उनके पास संसाधनों पर, जल, ज़मीन, इन सभी चीज़ों पर जो होता है काफ़ी अधिकार होता है ना। और ऊपर से क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं हूँ, मान लो मेरे पिताजी है, अगर बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, अपने बल पर, अपनी मेहनत पर उन्होंने बहुत कुछ खड़ा किया, बिल्डिंग बना ली, कॉम्प्लेक्स को लिए, मॉल बिल्डिंग सब कुछ खोल लिया, सब कुछ उनके पास है। लेकिन जो उनका पुत्र यानी मैं हूँ, अगर मैं उसका भोग करता हूँ, क्या होता है देखो आज सोसाइटी में हम देखते हैं किस प्रकार से कि अगर कोई व्यक्ति अमीर रहता है तो वो अमीर बना रहता है, और अगर उसका पुत्र कुछ करे ना करे लेकिन वो आगे बढ़ जाता रहता है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो खुद मेहनत नहीं करता है ना। तो पिता की मेहनत का फल पुत्र उसके बाद उसके आगे बढ़ते चली जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति के उससे, है ना। तो इसी प्रकार से देखो हमारे समाज में दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं, एक मार्क्सवादी है, एक उदारवादी है। दोनों विचारधाराओं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। पहला जो मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स के विचारधारा ये जो बता दूं इनके बारे में, ये 19वीं सदी के एक प्रमुख विचारक थे। इनका मानना था कि जो लोग जिनके पास बहुत अधिक आर्थिक रूप से जो काफ़ी मजबूत होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास राजनीतिक शक्ति भी आ जाती है। राजनीतिक शक्ति कैसे आ जाती है, तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी चीज़ों पर उनका अधिकार होता है, और उस अधिकार से क्या करते हैं, वो सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। और जब राजनीति में आ जाते हैं तो उसके बाद वो कानूनों को और नियमों को भी प्रभावित कर देते हैं। तो उनका मानना था कि समाज में जितना भी संसाधन है, वो सभी संसाधन किस पे, समाज में जनता के बीच बराबर उसका बंटवारा हो। लेकिन दूसरी तरफ जो उदारवादी लोग हैं वो इसके विपरीत रहते हैं। उनका मानना ये है कि समाज में खुली प्रतिस्पर्धा हो, हर कोई आए, अपनी मेहनत और अपनी बल पर उसको हासिल करे, अपना डेजिग्नेशन, अपना लाभ, अपना सब कुछ, है ना, जो भी वो प्राप्त करना चाहता है वो अपनी मेहनत पे, अपनी बुद्धि पर, और अपने खुले कंपटीशन, वो ऐसा सोचते हैं कि खुला कंपटीशन हो सबके लिए। ऐसे आप देखो एडमिशन लेने जाते हो, क्या अगर मान लो कि आप किसी महाविद्यालय में एडमिशन लेने गए, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और जो सीट्स होती हैं वो कम होती है। तो वहाँ क्या होता है, खुली प्रतिस्पर्धा होती है कि हाँ एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के थ्रू जो सबसे बेहतर शुरू के 10 जितनी 20-30 जितनी सीटें हैं, 50-100 जितनी सीटें हैं, उतनी सीटों को जो सबसे ज़्यादा अंक लाएगा वही प्राप्त करेगा। तो ये इस प्रकार की विचारधारा को समर्थन करते हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही है। अब हम बात करेंगे कि जहाँ पर ना आर्थिक समानता में या सामाजिक समानता में ना गैप होता है, जिस समाज में अवसर की असमानता विद्यमान होती है, वहाँ जो है अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। यानी जिस समाज में अगर समानता ठीक से नहीं होती है ना, तो वहाँ पर अगर समानता के अभाव में जो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनके पास प्रतिभा है ना, जिनके पास उनकी एबिलिटी है और अपनी योग्यता पे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि सोसाइटी उन्हें इक्वल, है ना, अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। तो ये तीनों प्रकार की हमने असमानता के बारे में, समानता के बारे में पढ़ा है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हम पढ़ेंगे नारीवाद भी क्या होता है। बात करेंगे नारीवाद के बारे में। नारीवाद का मतलब कि एक ऐसी विश्वास या सिद्धांत से है जिसका मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष जो है वो एक समान है। नारीवाद का दृष्टिकोण कहता है कि जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो भिन्नता हुई है वो पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्ता का मतलब होता है एक सांस्कृतिक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जो है पुरुष स्त्रियों को खुद से बेहतर मानता है, यानी वो स्त्रियों को शारीरिक रूप से कमज़ोर मानता है और वो स्त्रियों पर कुछ ऐसे कामों की पाबंदी लगा देता है जिसे जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, लेकिन वास्तव में वो उस प्रकार से उसको जो है पाबंदी लगा देता है। जैसा कि आप एक जीव विज्ञान की शाखा क्या कहती है कि जो औरतें ही सिर्फ गर्भ का धारण कर सकती हैं, यानी औरतें ही केवल बच्चे पैदा कर सकती है, ये तो प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि औरतें ही बच्चों का देखभाल करेंगी। तो जो बच्चों का देखभाल करने का तरीका है, चाहे महिला घर के ही काम करेगी, महिला घरेलू ही काम करेगी, कोई दूसरा काम नहीं करेगी, और पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे, ये जो असमानता है इसके खिलाफ नारीवाद जो है कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाते हैं।
तो ज़रूरत है कि हम इसको समझें और अपने जो दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, नारीवाद के प्रति, हम फेमिनिज्म के प्रति थोड़ा सा बदलें। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। हम बात इसकी करेंगे कि हम समानता की ओर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो समानता की ओर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को और जो असमानता फैली समाज में, उसको हटाना पड़ेगा। किसी को विशेष अधिकार दिए जाएंगे, किसी को विशेष दर्जा दिया जाएगा, तो जो होगा ना वो असमानता जो है कभी स्थापित हो ही नहीं पाएगी। दूसरा जो रीजन है इसके अंदर की दुनिया भर में कुछ रीति रिवाज वगैरह होते हैं और कुछ रीति रिवाज या कुछ कानून ऐसे होते हैं जो असमानता को बढ़ावा देते हैं। हमारे सोसाइटी में कई रीति रिवाज ऐसे ही हैं जो हमारे सोसाइटी में असमानता को बढ़ावा देते हैं। जैसा कि महिलाओं के लिए जो कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है ना, तो इन सब सारी चीज़ों को जो है हमें हटाना होगा। तीसरी बात हो गई जो जाति व्यवस्था संबंधित है। जो प्राचीन काल में या अतीत में हम कह लें तो अतीत के अंदर क्या होता था कि जो नीचे वर्ग के लोग होते थे, यानी जो निम्न जाति के वर्ग होते थे, उनसे केवल शारीरिक श्रम करवाया जाता था। उनके किसी दूसरे काम करने पर, किसी दूसरे बड़े काम करने पर, शारीरिक श्रम के अलावा कोई दूसरे और काम करने पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तो इन सब सारी चीज़ों को हम रोक कर जो है हम समानता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता का मतलब क्या होता है? तो क्या समानता स्थापित करने के लिए सभी से एक समान व्यवहार करना चाहिए? ये हर परिस्थिति में संभव नहीं है। आप देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग है, यदि उसको वो हमारे समान चलने में समर्थ नहीं है, तो उसको ज़रूरत है कि उसको कुछ वो उसके लिए विशेष रास्ता हो, चाहे लिफ्ट वगैरह, चाहे कुछ भी हो, कुछ विशेष सुविधा दिया जाए। तो इन सब सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। और ये जो विभेदक प्रस्ताव है, समानता को क्या ठेस पहुँचाती है? तो ये ठेस नहीं पहुँचाती है। ठेस क्यों नहीं पहुँचाती है? क्योंकि वो हमारे समान नहीं है, इसलिए उनको समानता में लाने के लिए उनके साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ये हमारे भारत में विभेदक जो चीज़ें हैं, मतलब कि हम किस प्रकार से थोड़ी सी असमानता नहीं कहेंगे उसको, कि हम किसी दूसरे वर्ग को ज़्यादा सुविधाएं देकर हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। जैसे कि आरक्षण के रूप में हमने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया है। हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की नीति की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो निम्न जाति के लोग होते हैं, जो अतीत में जिनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ है, वो बराबर आएँ, वो ऊपर आएँ और हमसे प्रतिस्पर्धा करें, इसके लिए उनको आरक्षण दिया गया है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति निम्न जाति के थे या जो अतीत में जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, उनके साथ समाज ने समानतापूर्वक व्यवहार नहीं किया था, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो सक्षम है वो कैसे कंपटीशन कर सकता है? क्योंकि उनके जो माता पिता थे, जो निम्न जाति के वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनके जो माता पिता थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको शिक्षा का उतना महत्व नहीं मालूम था। इसीलिए जो उनके फैमिली से या ऐसे समुदायों के फैमिली से जो सरकार के सदस्यता में सदस्य या अंग बन सके या सरकार के कामों में भाग ले सकें, इसके लिए ज़रूरी था कि उनको आरक्षण दिया जाए। क्योंकि जो अगर हम हैं, जैसे कि अगर हम सब स्कूल जाते हैं, हमारे पास अच्छी स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, तो हमारे पास अच्छी नॉलेज भी होगी। लेकिन अगर एट द सेम टाइम किसी दूसरी जगह पर जहाँ पर ऐसे समुदाय रहते हैं जिनके पास शिक्षा का भी स्रोत नहीं है, उनके पास अच्छी शिक्षा नीति नहीं है, सरकार ने वहाँ अच्छा व्यवस्था नहीं किया हुआ है, और उनके साथ हम सोचें कि हम समानता से कंपटीशन करें, तो उनके पास तो कुछ है नहीं भाई, तो कैसे वो आपके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे? तो ये चीज़ जो है ये अनुचित नहीं ठहराया जा सकती है इस पर। लेकिन अभी भी वाद विवाद चल रहा है कि किसी को ज़्यादा सुविधाएं देना, किसी को कम सुविधाएं देना, क्या असमानता इसमें यह असमानता है कि नहीं है? तो कुछ लोग इसको असमानता ही मानते हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि जो समाज पिछड़ गया है, जो पीछे रह गया है विकास के दौर में, उसके साथ अन्याय ना हो, उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो आगे बढ़े और जो हैं सरकार का सदस्य बने, ताकि वो एक ऐसा ना हो कि जो दोनों का बीच का गैप जो हो हमेशा बना रहे। इसलिए सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है। आरक्षण को लेकर कुछ आलोचकों का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था जो है एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त होने का मतलब कि अगर देखो जो नीची जाति के लोग होते हैं, यदि उनको हम आरक्षण देंगे तो उनको क्या होगा कि उसको नीची जाति के रूप में आइडेंटिफाई किया जाएगा हर बार कि हाँ ये नीची जाति का है इसलिए इसको आरक्षण मिला हुआ है, और ये अपर कास्ट है इसलिए इनको आरक्षण नहीं मिला हुआ है। तो ये चीज़ें जो हमेशा गैप बना के रखेगी, ये कुछ आलोचकों का कहना है, इनका भी सही ये कह सकते हैं कि इनका भी कहना गलत नहीं है। सबके अपने अपने तर्क वितर्क होते हैं और इस पर अभी बहस जारी है। कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं, वो ये रहते हैं कि क्या जो आरक्षण है वो आर्थिक स्थिति को देख के देना चाहिए या फिर जाति व्यवस्था पर देख के देना चाहिए?
ये अभी भी एक बर्निंग टॉपिक है, बात विवाद का विषय है। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एक और चीज़, क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि जो वंचित वर्ग है उनके बच्चों को कम उम्र में ही ऐसी सुविधाएं दे दी जाए ताकि वो बड़े होकर जो है एक बराबर कंपटीशन या एक बराबर प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके, वहाँ पर आरक्षण ना हो। अगर हम किसी भी वर्ग को जो पिछड़ी हुई है, अगर उनको हम कम उम्र में ही एक ऐसी सुविधाएं दे दें जो एक दूसरे जो ये कह लें जो सक्षम व्यक्ति को मिलता है, और उस सुविधाओं के हिसाब से दोनों को पढ़ाया जाए और फिर आगे जो है आरक्षण की समाप्ति कर दी जाए, ये भी संभव हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये भी बता सकते हैं आप हमें। तो ये सब सारी चीज़ें जो हमने जो आज पढ़ी है वो समानता के टॉपिक में पढ़ी है। समानता का चैप्टर जो है आपके लिए यही समाप्त होता है। और इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न रह जाता है आपके मन में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।